नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। और आज खबरों की शुरुआत करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की बात से, जहां सरकार ने की है विपक्ष से सार्थक चर्चा की अपील। क्या है इस बार सदन में संवाद की संस्कृति मजबूत होगी या सियासत फिर हावी रहेगी? और सरकार और विपक्ष के क्या हैं मुद्दे और किन मायनों में विशेष होगा यह मॉनसून सत्र, दिखाएंगे आपको पूरी खबर और अपने विशेष मेहमानों के साथ करेंगे विशेष चर्चा। इसके बाद रुख करेंगे यूरोप का और बात होगी राष्ट्रपति की 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की। किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह यात्रा भारत की कूटनीतिक पहुंच को नया विस्तार दे रही है और क्या है इस यात्रा के मायने, आपको बताएंगे। और अंत में बात उस रोमांच की होगी जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, फीफा विश्व कप फाइनल का खुमार, जहां फुटबॉल का महाकुंभ अपने चरम पर पहुंच चुका है। इन सब बड़ी खबरों के अहम पहलुओं का करेंगे विश्लेषण सिर्फ न्यूज नाइट में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष से विधेयकों पर सार्थक चर्चा की अपील की। कहा, हंगामे से राजनीतिक लाभ नहीं, सत्र के लिए 8 विधेयक सूचीबद्ध। 3 देशों की यात्रा पर राष्ट्रपति मुर्मू, व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर होगी चर्चा। 3 दशक बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की रखी आधारशिला। अमित शाह ने कोलकाता में देश के पहले शब्द संग्रहालय का किया उद्घाटन। बोले, भाषा के बिना संस्कृति अधूरी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 80% मुस्लिम महिलाएं विधेयक के समर्थन में। आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से रखा गया बाहर। देश के कई हिस्सों में मॉनसून का विकराल रूप। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की स्थिति पर अमित शाह ने एलजी और मुख्यमंत्री से की बात। नागालैंड में मोन में भूस्खलन से 8 की मृत्यु। और फीफा विश्व कप का फाइनल रोमांच आज। अर्जेंटीना का स्पेन से होगा मुकाबला। मेसी का चलेगा जादू या लामिन यमाल करेंगे कमाल? तो सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून सत्र की। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच सजने को तैयार है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सियासत की सरगर्मियां चरम पर है। एक और सरकार ने वैश्विक चुनौतियों और राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए सभी दलों से सहयोग मांगा और सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की, तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अपने तीखे तेवर भी दिखा दिए। अब निगाहें इस बात पर हैं कि मॉनसून सत्र में जनहित के मुद्दों पर सार्थक विमर्श और विधायी कामकाज होगा और इसको कितनी गति मिल पाएगी, ये देखने की बात है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगियों सहित विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, सपा, टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों ने सांकेतिक तौर पर बैठक का बहिष्कार किया। विपक्षी दल टीएमसी से अलग हुए गुट यानी एनसीपीआई में शामिल सांसदों को बुलाए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UPT have all walked out of the all party meeting in protest. तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तृणमूल से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज का, वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि टीएमसी से अलग हुए गुट के नेताओं को बैठक में बुलाया गया, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने शनिवार को टीएमसी से बागी हुए
20 सांसदों को अलग गुट के तौर पर बैठने की व्यवस्था दी थी। सर्वदलीय बैठक में पेपर लीक, कथित चढ़ावा चोरी सहित 8 से अधिक मुद्दों को उठाने का जिक्र हुआ। 40 पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। हमने पूरा ध्यान से सबका बात सुना है और कल जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करे, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियमों के मुताबिक कार्य मंत्रणा समिति में जिन मुद्दों को तय किया जाएगा, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार तो चाहते हैं कि चर्चा हो और बिल को अच्छी तरह से परखते हुए सब देखें और फिर पारित करें। देश के लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, और पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी तक संसद के मानसून सत्र के लिए 8 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। देखना ये होगा कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किन किन अहम विषयों पर चर्चा को लेकर सहमति बन पाती है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो मॉनसून सत्र केवल सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का मंच नहीं होगा, बल्कि कई अहम विधायी फैसलों का भी साक्षी बनेगा। न्याय व्यवस्था से लेकर कर सुधार, राष्ट्रीय सम्मान, जन्म मृत्यु पंजीकरण और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार इस सत्र में संसद के समक्ष रखेगी। ऐसे में यह सत्र न केवल जनहित से जुड़े मुद्दों की दिशा तय करेगा, बल्कि देश के विधायी एजेंडे को भी नई गति देने वाला साबित हो सकता है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कई अहम विधायी कामकाज को दोनों सदनों के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सरकार ने अभी तक 8 विधेयकों को आगामी सत्र के दौरान पारित कराने के लिए लिस्ट किया है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने अहम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की बात भी कही। नीट सहित जितने पेपर आउट हुए सत्र के, वो हमारा दूसरा मुद्दा होगा। किसानों का है, कहाँ गया दुगना मूल्य। जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करे, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार जिन 8 विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी, उनमें सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने, आयकर संशोधन, जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। सरकार जिन विधेयकों को इसी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है, उनमें सरकार आयकर संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करेगी, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को कर छूट देने के प्रावधान को औपचारिक रूप देने के लिए लाए गए अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक है। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, यह विधेयक ही अध्यादेश का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 चीफ जस्टिस सहित करने का प्रावधान है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाना है। राष्ट्रीय सम्मान, अनादर रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने, उस पर विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाना चाहती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, इसके साथ ही परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। अभी हम 8 बिल और बाकी महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं या वहाँ स्पेशल मेंशन होते हैं, 0 आवर में होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं हर संसद सत्र में। सरकार के बिजनेस के बारे में हमने जो सूची जारी किया है, उसका अतिरिक्त और भी अगर आएंगे तो मैं बता दूंगा। जाहिर है संसद का मानसून सत्र मुद्दों के लिहाज से तो अहम है ही, विधायी लिहाज से भी ये सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और संसद के मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक हुई। बैठक में सरकार और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आगामी सत्र के विधायी कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से रचनात्मक बहस, संसदीय परंपराओं के पालन और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक और व्यापक चर्चा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। बैठक में मिले सुझावों के आधार पर मॉनसून सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा का समय और कार्यक्रम संसदीय प्रक्रिया के तहत तय किया जाएगा। और इस जो संसद का मॉनसून सत्र है, आज किस तरह से ये सार्थक चर्चा का एक मंच बनने जा रहा है या सिर्फ राजनीति का केंद्र बनेगा, यही हमारी विशेष चर्चा का विषय है। मॉनसून सत्र, विकास का विमर्श या सियासी गतिरोध, ये हमारी चर्चा का विषय है। मॉनसून सत्र, विकास का विमर्श या सियासी गतिरोध। विकास का विमर्श या सियासी गतिरोध, मॉनसून सत्र, ये हमारी चर्चा का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से उनके प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों लोगों का भी बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, आपके साथ अगर शुरू करना चाहें तो जाहिर तौर पर सभी की निगाहें विपक्ष पर इस बात के लिए है कि बहुत सारी बिल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी है। जाहिर तौर पर सबकी निगाहें हैं इस मॉनसून सत्र पर, लेकिन इस बात को भी लेकर चर्चा है कि क्या ये सत्र सुचारू रूप से चलने देगा विपक्ष, और ख़ास तौर पर उसकी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि सत्र चले, बिल पास हो, कानून बने, जनता के हित में काम हो। देखिए, दुख की बात यह है कि भाजपा हमसे नैतिकता की उम्मीद रखती है, जबकि खुद तमाम नैतिकताओं पर वो जो है एक तरीके से उसके मुंह पर जूता मार चुकी है। हमारे नेता जब देहरादून जाने की कोशिश करते हैं, छात्रों से संवाद के लिए, मीटिंग के लिए मंजूरी ली जाती है, आखिरी मोमेंट पर वो मंजूरी रद्द कर दी जाती है। कौन सा ऐसा प्रहार है जो भाजपा बगल में छुरी मुंह में राम राम की तर्ज पर हमारे नेताओं के साथ नहीं कर रही? और जब हमारे साथ अगर अंगुलबाजी सरकार कर रही है, हमें जीने नहीं देना चाहती, हमें तमाम तरह के झूठे मामलों में फंसाना चाहती है, हमारे नेताओं को जेल पहुंचाना चाहती है, तो हमारा एक ही मकसद है, सड़क से लेकर संसद तक हमें जो भी मौका मिले उस मौके के चलते इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को, मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना ही हमारा एकमात्र मकसद है। इसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी जैन जी से बार बार अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से युवाओं के भविष्य को मौजूदा सरकार ने चौपट कर दिया है, जिसके चलते युवाओं को एक नया नाम इस सरकार ने दिलवा दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। इस तरह आम जनता को कॉकरोच बनाने वाली भाजपा, किसानों पर दमन करने वाली भाजपा, इसका इलाज यही है कि मौका मिले जहां भी इनको उखाड़ फेंको जड़ से। बिल्कुल नहीं, ठीक है, उखाड़ फेंको जड़ से, वो तो ठीक है, आप एक विपक्ष के तौर पर वो आपकी भूमिका हो सकती है, आपके अपने मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन संसद नहीं चलने देने से या गतिरोध पैदा करके, हंगामे करके, क्योंकि मेरा जानने का तो विषय यही है कि पिछले कई सत्र में हम देख रहे हैं कि शुरुआत तो इसी तरह से कम होती है, बाद में तो चाहे जाके ठीक होता है। जी, संसद चलने से देश के लिए कुछ सकारात्मक हो रहा होता तो हम इस सरकार का समर्थन करते। हम इस सरकार का समर्थन उस कंडीशन में करते जब कांग्रेस राज ने जिस तरह भाजपा के लोगों को, भाजपा के सांसदों को विश्वास में लेकर कार्यवाही को आगे बढ़ाते थे। यहाँ तो ना ये विश्वास में लेते हैं, ना ही देश के लिए कुछ सकारात्मक कर रहे हैं। तो अगर ये कुछ ड्रामेबाजी के लिए कुछ बिल पास कर तो आपको लगता है कि संसद चलेगी तो इससे देश का हित नहीं होगा? कौन परिस्थितियों में? ठीक है, नहीं, हमें नहीं लगता, हमारा बिल्कुल ही भरोसा उठ चुका है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, आपको लगता है कि संसद चलेगी तो देश का हित नहीं होगा? ठीक है, संसद चले ना चले, जनता के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि सत्ता के इन चोरों को, बयानों को संसद में बैठने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए, इनको उखाड़ फेंका जाना चाहिए। चलिए, वो हक तो खैर जनता ने दिया है सर, वो हक तो खैर जनता ने दिया है, जवाब आरपी सिंह देंगे।
लेकिन नहीं, जनता ने हमें क्या दिया है? ठीक है, कोई बात नहीं सर, वो आपका विरोध करने का आपका अधिकार है, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने कहा कि आप उनको उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ भी फेंकिए, लेकिन वो तो उखाड़ फेंकने का तरीका जनता के थ्रू ही तो हो सकता है। फिलहाल आरपी सिंह साहब, ये जो बार बार बात कही जा रही है कि राष्ट्रीय हित और वैश्विक परिस्थितियों को देख करके आप देखते हुए चाह रहे हैं कि भाई जो भी विधेयक लाए गए हैं, जो भी विधायी कार्य है, उन पर विपक्ष सहयोग करे, लेकिन क्या सरकार विपक्ष को मुद्दों को पर भी उतनी ही उदारता दिखाएगी? क्योंकि जिम्मेदारी तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों की है, लेकिन प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सदन ठीक से चले। आज 40 दलों की बैठक हुई, माननीय राजनाथ सिंह जी ने बैठक की। वह क्या इंगित करता कि सब दलों से बातचीत की गई या नहीं की? अगर उनको तो इस बैठक में क्यों गए? बैठक में जाने का तात्पर्य यही रहा होगा कि हमें जानकारी मिले कि किन विषयों पर चर्चा होनी है। वो अब इससे पब्लिक डोमेन में ऐसा कीजिए, परंतु वो कैसे बगल में छुरी मुंह में आना शौक रहा। मैं चाहता हूं सर, ऑडियो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो में। एक बार अपना सेंटेंस जो आपने शुरू की थी एक बार फिर से आप, या बल्कि मैं कहूंगा आपने रिक्वेस्ट करूंगा पीसीआर से, जी फिर से एक बार आप शुरू से। मैं बोलता हूं आपको। जी बोलिए। जी मैंने कहा 40 दलों की आज सर्वदलीय बैठक हुई थी, 40 दलों की। थोड़ा सा ऑडियो में क्रैक है सर, आई एम सो सॉरी आरपी सिंह साहब, ऑडियो में मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा पीसीआर आपसे कनेक्ट करेगा दोबारा ठीक करने के लिए। फिलहाल मैं इस सवाल पे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा कि कितना जरूरी है सार्थक बहस, और विपक्ष का विरोध तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन संसद ही नहीं चलने देंगे, ये तर्क जो है, अभी आपने सुना कांग्रेस के नेता को, कैसे आकलन करेंगे इस तर्क का? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर संसद नहीं चले ऐसा विपक्ष तय कर ले तो ये लोकतंत्र नहीं है। और कमाल की बात यह है कि जो आज का विपक्ष है, यानी कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाला, वो आज भी अरुण जेटली जी के संदर्भों को याद करता है। लेकिन अरुण जेटली जी के संदर्भ इशू स्पेसिफिक थे, मुद्दे के आधार पर उन्होंने कहा था कि सदन नहीं चलने देना ये विपक्ष का अधिकार है, आज भी है। लेकिन क्या सरकार के साथ संवाद करके किसी मुद्दे पर आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके? अगर विपक्ष ये सोचता है कि सिर्फ हंगामा करके उनको जीत हासिल होती है, तो कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा नहीं होता दिख रहा है। यानी जब चुनावों में हो जाते हैं तो जनता इसको ठीक नहीं मानती है कि वो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से वो सदन नहीं चलने देते हैं, उसको जनता ठीक नहीं मानती है। राज्यों से लेकर केंद्र तक ये देखने को मिला। अब उससे आगे की बात, यहां जो स्थिति बनती है कि पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो जाता है, तो सरकार तो अपने जो बिल है उसको पारित करा ही लेती, लेकिन उस पर जो चर्चा होनी चाहिए, जो उसके मुद्दों पर बात होनी चाहिए, सरकार जहां लगे कि उन मुद्दों पर इसको और सुधार होना चाहिए, वो एक तो सामने नहीं आता। दूसरा, उन सांसदों को जिनके लिए एक प्रशिक्षण का भी अवसर होता है कि बड़े नेता बोल रहे हैं, वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, उनसे सीखने समझने को मिलता है, वो भी नहीं हो पाता है। और इस वक्त अगर देखें तो जो विपक्ष की रणनीति दिखती है वो कुल मिलाकर वही कि हम सदन नहीं चलने देंगे, ये हमारी स्ट्रेंथ है और उसके आधार पर हमारी ताकत है। सत्ता के लिए तो बहुत अच्छा है, वो अपने बिल पारित करा लेंगे और ठीक है आप सदन नहीं चलेंगे, लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का दिखता है। जी बिल्कुल ठीक बात आपने। और ये जो पॉइंट रेस किया है, इससे पहले कि मैं आरपी सिंह साहब के पास आऊं, मैं चाहूंगा कि विजय कौशिक इस बात का जवाब दीजिए कि भाई सार्थक चर्चा होगी, सार्थक चर्चा भी नहीं कराएंगे, इसमें किसका नुकसान है भाई? अगर जैसे कोई, क्योंकि सरकार, जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही कि सरकार बिल तो पास करा ही लेती है, तो नुकसान तो आपका भी है, आपके सांसदों का भी है और जनता का भी है कि ना आप उसमें जो पॉइंट्स हैं वो भी आप रख पाते हैं और बिल पास हो जाता है। तो इससे बेहतर तो है कि कम से कम बिल्स पर चर्चा तो होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जन विरोधी बिल को भी सरकार पास करा लेती है, हमारे विरोध के बाद भी पास करा लेती है, तो उस पर चर्चा का तो कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अब हमारे पार्टी नेतृत्व को समझ में आ चुका है कि भाई पास, मैं बीच में बिल्कुल नहीं टोकना चाह रहा, लेकिन पास करा लेती होगी क्योंकि नंबर गेम है सर, जिसके पास नंबर है वो पास करा लेगा, लेकिन बावजूद उसके कम से कम आप उसके कुछ बिंदु जनता के सामने ला तो सकते हैं जब बोलेंगे तब। मेरी बात तो सुन लीजिए जी। मेरी बात बड़ी
गहराई से आप ध्यान से सुन लेना कि अब हमारा पार्टी नेतृत्व ये तय कर चुका है कि जन आंदोलनों को जिस तरह से सरकार को चल रही है, मोदी सरकार, तो इनके दिमाग में किसी का डर नहीं है। तो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इन्हें डर होना चाहिए कि कोई भी विपक्षी सांसद मोदी जी के ऊपर हमला कर सकता है, गृह मंत्री के ऊपर हमला कर सकता है अगर वो जन विरोधी कार्य करेंगे। तो ये डर जब सत्ता पक्ष के दिमाग में होगा तो निश्चित तौर पर ये जन विरोधी बिलों को लाने से डरेंगे। आप हिंसा की बात कर रहे हैं सर, हमला कर सकता है, इसे क्या मतलब है? आप हमला कर सकता है, इसे क्या मतलब है? वो हम दिखाएंगे। नहीं, हमला कर सकता है, इसे क्या मतलब है? हमला कर सकता है मतलब हमला शाब्दिक रूप से या सुनिए, जब बांग्लादेश की तरह जनता वहां के नेताओं की गर्दन पकड़ सकती है, तो इसी तरीके से कांग्रेस के नेता जन विरोधी कार्यों के लिए मोदी जी और इनके अन्य नेताओं की गर्दन भी पकड़ सकते हैं। ये डर भाजपा के लोगों में बैठाया जाना बहुत जरूरी है। फिर आप बता नहीं रहे हैं, गर्दन पकड़ने से क्या मतलब है? गर्दन क्या हाथ से गर्दन पकड़ लेंगे या जी आप हिंसा करने की बात कर रहे हैं? गर्दन पकड़ने का अर्थ आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ठीक है भाई, आप समझाते रहेंगे, लेकिन मैं तो उसको इसी तरह से ले रहा हूं कि मैं चाहूंगा आरपी सिंह साहब इस बात का जवाब दें। आरपी सिंह साहब इस बात का जवाब दें। वो चाह रहे हैं जेनजी इस देश में जाग उठे, संसद चले ना चले, और हम जो बीजेपी के नेता हैं, प्रधानमंत्री समेत, उनकी गर्दन पर हाथ धर देंगे। कैसे लेंगे इसको? निखिल, उन्होंने अभी बताया कि बांग्लादेश जैसे हालात खड़े करने की कोशिश है, वो तो उसमें छुपा नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं इस बात को। परंतु ये कौन से जन विरोधी बिल है, जरा समझ लीजिए कि अगर कल हम ये कहते हैं कि वंदे मातरम के गायन के समय उसका अपमान ना हो, ये जन विरोधी है, तो ठीक है, कांग्रेस ने अपना एजेंडा बदल लिया होगा तो ठीक है। आज मतलब जिस गान को लेकर पूरे देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसको लेकर एजेंडा बदल लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ज्यादा आए हैं ताकि सुनवाई जल्दी से जल्दी हो, फैसले जल्दी जल्दी हो। अगर इसको लेकर इनको दिक्कत है तो हो सकती है दिक्कत। एमएसएमई को लेकर अगर उनको ज्यादा फंडिंग हो सके, उनको उनके लिए काम की सुविधा हो सके, अगर ये छोटे उद्योगपतियों के विरोध में है या मध्यम उद्योग के विरोध में है तो होगा, तो इनकी सोच होगी ऐसी। परंतु मुझे आज एक अच्छी बात लगी कि बेशक किसी और कॉन्टेक्स्ट में, पर उन्होंने राम राम कहना शुरू कर दिया आज। अगर मैं छुरी मुंह में राम राम, नहीं तो राम राम शब्द इनके मुंह से निकलेगा। और ये मुझे लगता है कि आने वाले सदन में राम राम बहुत दिखेगा। ये एक बड़ा बदल हुआ है सनातन की सोच के अंदर, पूरे देश की सनातन की सोच के अंदर। जो भी होगा झगड़ा वगड़ा जो करते रहेंगे, परंतु मुझे दिखता है ऐसा है कि इस बार सदन के अंदर ये खूब भगवान राम की चर्चा करने वाले, भगवान राम पर ये विषय लेकर, भगवान राम के विषयों को लेकर आने वाले हैं, और पूरे सदन में राम राम गूंजेगा इस बार, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, जो राजनीतिक विमर्श है, ये कहा जाए कि सनातन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, ये देखने की बात है। फिलहाल हम सदन की अगर बात करें, मैं चाहूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस लिहाज से भी दें कि जिस तरह की राजनीति की बात अभी विजय कौशिक ने कही है, कितने सहमत हैं आप? और आपको लगता है कि क्या ये सही दिशा है राजनीति की, एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर? नहीं निखिल भाई, मुझे लगता है कि विजय जी ने जो कहा वो शायद उनको भी जब दोबारा सुनेंगे तो उनको भी शर्मसार होने की नौबत आएगी, क्योंकि लोकतंत्र में इसका तो स्थान ही नहीं है जी। और ये चूंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, कुछ नेता जिनको एक तरह से कहें कि लगता है हताश हो चुके हैं, लगता है कि नहीं जीत सकते हैं मोदी से। भारत बांग्लादेश नहीं है भाई, भारत नेपाल नहीं है, भारत श्रीलंका नहीं है। भारत में कोई परिवारवादी लोगों का शासन नहीं है। वहां वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां की जनता निकली। वहां के चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई उसके खिलाफ जनता निकली। लेकिन भारत में चूंकि राज्यों के चुनाव भी होते हैं, भारत में अलग अलग चुनाव होते हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी 240 पर रह गई। बड़ी मुश्किल से उसको बहुमत मिला, क्योंकि चुनाव पूर्ण उनका गठजोड़ था पूर्व, इसलिए वो हो गया। ऐसे में जब इस तरह की बात की जाती है तो ये हताशा, कुंठा तो दिखाती है, ये भी दिखाता है कि ये मूल रूप से कैसे हिंसा,
जो अराजकता, उसके साथ जाना चाहते हैं। और तब जब ये सदन रोकने की बात करते हैं तो बड़ा साफ साफ दिखता है कि जनता के मुद्दों से इनको लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता करके सत्ता चाहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि सत्ता हमारी बपौती है, सत्ता और किसी को नहीं मिल सकती है, हम उसके अकेले एकमात्र उत्तराधिकारी हैं कि हम ही को सत्ता मिलती रहे। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है, ये समझना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि जो आपकी मोडस ऑपरेंडी है, विपक्ष से विशेष संदर्भ में कह रहा हूं, आप कुछ भी करें जाहिर तौर पर जनता को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि अगर उसके मुद्दे या उसकी बात सदन में नहीं की जा रही है और आप कह रहे हैं कि हिंसा का रास्ता भी अपनाया जा सकता है, तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात सर कुछ नहीं होगी। इस पर फिर से सच में फिर से सोचिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, आरपी सिंह साहब आपका, विजय कौशिक जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राष्ट्रपति जी की 3 देशों की यात्रा किन मायनों में महत्वपूर्ण। ब्रेक के बाद। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर, थोड़ा ध्यान से। सर, आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की राजकीय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रहेंगी। ये दौरा 3 देशों के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर हो रहा है और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया की द्विपक्षीय यात्रा हो रही है। वहीं रोमानिया की बात करें तो किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये 30 वर्षों से अधिक समय के बाद पहली यात्रा है। इससे पहले वर्ष 1994 में भी भारतीय राष्ट्रपति ने रोमानिया का राजकीय दौरा किया था। और यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ
प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वो मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वो भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। और यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक नॉर्थ मैसेडोनिया जाएंगी। इस दौरान वो राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्वाडोस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वो वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और नॉर्थ मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत नॉर्थ मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। दोनों देशों ने कृषि, औषधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने में गहरी रुचि व्यक्त की है। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। वो रोमानिया के राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सेनेट के अध्यक्ष और रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। वो भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से संवाद करेंगी। राष्ट्रपति की यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 और 22 जुलाई को उत्तर मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का वहां का पहला दौरा है। राष्ट्रपति वहां अपनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे के महत्व पर हमारी संवाददाता जयंती झा ने बात की उत्तर मैसेडोनिया में भारतीय राजदूत अरुण कुमार साहू से। द्रौपदी मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा के बारे में हमें और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बल्गेरिया एवं नॉर्थ मैसेडोनिया के भारतीय राजदूत अरुण कुमार साहू जी। सर, आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। धन्यवाद। सर, शुरुआत करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा की। क्या एजेंडा रहेगा राष्ट्रपति मुर्मू के इस दौरे का? ये यात्रा इटसेल्फ इज हिस्टोरिक, ऐतिहासिक है, इसलिए कि पहली बार दोनों राष्ट्रों के बीच में कोई भी इस लेवल का विजिट नहीं हुआ था और पहली बार राष्ट्रपति जी आ रही हैं, तो एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एज यू नो। इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है और जो भी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से इंडिया का जो ग्रोइंग स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे पूरे विश्व में लाएं, उसकी कोशिश है। सर, आप किन पहलू को अहम स्तंभ मानेंगे भारत नॉर्थ मैसेडोनिया की इस दोस्ती का? क्या वो उद्योग होगा या टूरिज्म होगा, सिनेमा होगा? क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स रहेंगे भारत नॉर्थ मैसेडोनिया दोस्ती के? टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है ही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ना, ये सारे जितने भी हैं उसको कैसे जोड़ना है। बहुत सुंदर जगह है, तो सिनेमा भी बन सकती है। पहले कुछ साउथ की फिल्म यहाँ बनी है, तो हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, यहाँ का लोग इंडिया जाए, है ना, टूरिज्म भी बढ़े और यहाँ योगा भी लोगों का बहुत लोग काफी इंटरेस्ट है उनका, तो कल्चरल कनेक्शन ज़्यादा है। आप इंडियन बिजनेसेस के लिए यहाँ पे निवेश की, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा जियोग्राफिकली जहाँ ये स्थित है, ये यूरोप के लिए एक गेटवे बन सकता है भारतीय बिजनेस के लिए। जैसे आप जानते हैं, हम इंडिया EU FTA साइन भी किए हैं और होपफुली आशा है कि नेक्स्ट ईयर, आगे की साल ये शुरू हो जाएगी। बट नॉर्थ मैसेडोनिया भी एक कैंडिडेट कंट्री है, तो और इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन इतना अच्छा है कि आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि एक नई शुरुआत है भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच, तो आप भविष्य में क्या सेक्टर्स देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि सहयोग के कौन से क्षेत्र रहेंगे दोनों देशों के बीच? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, बाकी सारे जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो रहेगा,
एंड देन एग्रीकल्चर रहेगा, एग्रो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एंड ऑटोमेटिव सेक्टर रहेगा। धन्यवाद सर डीडी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस यात्रा के बारे में और भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया की दोस्ती के बारे में हमें और जानकारी देने के लिए। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ डीडी न्यूज़ के लिए स्कोपिये नॉर्थ मैसेडोनिया से मैं जयंती झा। और नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपियो से हमारी संवाददाता जयंती झा सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। जयंती, इस यात्रा का अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने बताया, और ये है कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का पहला दौरा है नॉर्थ मैसेडोनिया का, किस तरह से आकलन करेंगी आप इस यात्रा का? क्या खास संदेश इस यात्रा से, कैसे समझना चाहिए इस यात्रा के महत्व को? जी निखिल, जैसा कि आपने कहा कि ये दौरा ऐतिहासिक है क्योंकि ये पहली बार कोई भारत के राष्ट्रपति नॉर्थ मैसेडोनिया की यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा अपने आप ही एक संदेश है कि एक नई शुरुआत है भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया की दोस्ती का। एक रीसेट मार्क करता है भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच। उसके साथ ही भारत का इंक्रीज एंगेजमेंट इस पूरे क्षेत्र के साथ, चाहे वो बाल्कन क्षेत्र हो या यूरोप के साथ हो, तो यही संदेश है इस यात्रा का। जी, तो यूरोप में और ख़ासतौर पर बाल्कन क्षेत्र में जिस तरह से भारत लगातार अपनी कूटनीति आप कह लीजिए या सहयोग कह लीजिए उसको बढ़ा रहा है, ये संदेश किस तरह से देखते हैं? क्या ये भारत की व्यापक यूरोप कूटनीति का हिस्सा है, उसको उसी तरह से देखा जा रहा है? जी निखिल, जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिछले कई वर्षों में भारत का यूरोप के साथ इंगेजमेंट बहुत बढ़ गया है, करीबी बहुत बढ़ गई है। और ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए लिमिटेड नहीं है कि पर उसके अलावा यूरोप के जो बाकी देश है उनके साथ भी भारत का काफ़ी इंगेजमेंट रहा है, चाहे वो एफ्टा अग्रीमेंट जो साइन हुआ है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लाइechtenstein और आइसलैंड के साथ, या राष्ट्रपति मुर्मू का जो ये दौरा है 3 यूरोपीय देशों का, तो ये दर्शाता है कि भारत का इंगेजमेंट यूरोपियन यूनियन से लिमिटेड नहीं है, पूरे यूरोप से है और कई अन्य क्षेत्रों में है। जी बिल्कुल। किन क्षेत्रों में हम सहयोग दोनों देशों के बीच में देख सकते हैं? किन क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे जयंती? निखिल, ये जो दोस्ती है भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया की, ये बहुत ही फ्यूचर फोकस्ड है, भविष्य की ओर ओरिएंटेड है। इसमें हम कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो। उसके अलावा पर्यटन एक क्षेत्र है जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं, सिनेमा एक क्षेत्र है जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं, साउथ की काफ़ी पिक्चरें हैं जिनकी शूटिंग हुई है यहाँ पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है भारत की फिल्मों के लिए, भारत के टूरिस्ट के लिए। तो हम कई अन्य क्षेत्र में, डाइवर्स क्षेत्रों में सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम इसको रणनीतिक संबंध और कूटनीति के हिसाब से देखें, जिसको कहते हैं कि देर तो बहुत की, लेकिन उसके बावजूद सही समय है ये, कैसे आप इस यात्रा का, जब हम यूरोपीय कूटनीति की बात करते हैं, उसका आकलन कैसे करेंगी? जैसे कि हमने अभी बात की थी कि नॉर्थ मैसेडोनिया का जो ये दौरा है दर्शाता है कि भारत का इंगेजमेंट यूरोप के साथ बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नॉर्थ मैसेडोनिया के पास ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एक्सेस है यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए। तो निवेश के लिए, भारतीय निवेश के लिए, भारतीय उद्योग के लिए ये एक बहुत अच्छा गेटवे बन सकता है यूरोप के लिए। तो हमारे इकोनॉमिक टाइज काफ़ी स्ट्रेंथन हो सकते हैं इन दोनों देशों के इस दौरे के दौरान। जी, ज्योग्राफिकली अगर हम इसकी लोकेशन देखें, जैसे कि बाल्कन देशों के साथ में संबंधों की बात तो हम कह ही रहे हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है जब हम रणनीतिक संबंधों की बात करते हैं, जब हम यूरोप के साथ में, आपने कहा ना कि यूरोपियन यूनियन तक सीमित नहीं है, तो उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण देख रही हैं आप इसको? जैसा कि आपने कहा कि अगर इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन देखें तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, साउथ ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है ये। तो भारत का इंगेजमेंट बाल्कन्स के साथ हो या बाकी यूरोप के साथ हो, ये एक एंट्री पॉइंट बन सकता है भारत के इंगेजमेंट के लिए, स्पेशली भारतीय इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि निवेश के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है क्योंकि इनके पास ड्यूटी फ्री एक्सेस है यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए, और इसके लोकेशन की वजह से ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है
इंडियन भारतीय कंपनीज के लिए, भारतीय इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये काफ़ी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है, जो इसकी लोकेशन है भारत और यूरोप के इंगेजमेंट के लिए। जी, जिस तरह से बात हुई, जो फ्यूचरिस्टिक आपने कहा कि चाहे वो एआई के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो, इनमें समझौते की क्या कोई ठोस बातचीत या कोई ठोस पहल सामने आई है? आपने एम्बेसडर से अभी बातचीत की, कोई ठोस जिसको कहते हैं राह, वो नजर आ रही है? निखिल, जैसे ये सारे क्षेत्र जिनकी हमने अभी बात की, चाहे वो पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, टेक्नोलॉजी हो, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ आएंगी तो इन सब क्षेत्रों में बात होगी। हम काफ़ी उम्मीद रख सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी प्रोग्रेस हो और भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया में हम काफ़ी सहयोग देख सकते हैं इन सब क्षेत्रों में आगे के कुछ वर्षों में। जी, दो बातें और मैं चाहूँगा बहुत संक्षेप में। एक तो मदर टेरेसा के नाम से भी जब हम नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करते हैं तो वो याद किया जाता है। दूसरी बात, भारतीयों के साथ संवाद, पीपल टू पीपल कनेक्ट, कैसे भारतीयों का उत्साह भी आप जो वहाँ भारतीय मूल के लोग हैं उनका उत्साह आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति के पहुंचने पर? तो निखिल, जैसा कि आपने कहा, भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया का एक बहुत ही अद्भुत कनेक्शन है, एक बहुत ही पुराना कनेक्शन है, और वो है मदर टेरेसा, जिनका जन्म यहाँ स्कोपिये में हुआ था, पर उन्होंने कई वर्ष अपने जीवन के भारत में काम किया, भारत की नागरिक भी बनी, और यहाँ पे उनका मेमोरियल है जहाँ लोग आते हैं और जैसा कि भारतीय लोगों की आपने बात की, तो भारत का इन्फ्लुएंस यहाँ काफ़ी है। यहाँ लोग योगा बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। ICCR और ITEC के स्कॉलरशिप के थ्रू कई लोग नॉर्थ मैसेडोनिया से भारत जाते हैं, तो वो एक बेसिस है हमारे पीपल टू पीपल टाइज का, पीपल टू पीपल कनेक्ट का। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और उम्मीद है कि इस दौरे की जब शुरुआत होगी राष्ट्रपति की, जब वो मैसेडोनिया पहुंचेंगी, तो हम आपसे और भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जयंती इस तमाम बातचीत का। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों, हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है, और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपीआई हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? Change किया था, change कर। डिजिटल पेमेंट सीख। Next, तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे फुटबॉल फीवर की खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई और इसके लिए रुख करेंगे अपनी सहयोगी सुचित्रा भारद्वाज का। शुक्रिया निखिल। तो आज जो पूरी दुनिया है वो फुटबॉल के रंग में रंगी हुई है, क्योंकि आज है फुटबॉल विश्व कप का फाइनल, जिसकी की उल्टी गिनती यानी कि काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पिछली जो चैंपियन है अर्जेंटीना, उसका सामना आज स्पेन से होना है। तो नजर डालते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी खबरों पर। दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों का इंतजार जो है वो समाप्त हो चुका है और वो रात आ गई है जब फैसला होगा दुनिया के फुटबॉल चैंपियन का, फुटबॉल के विश्व चैंपियन का। आज रात फुटबॉल विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में, जिसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना होगा यूरोपियन चैंपियन स्पेन से। दोनों ही टीमों को अगर देखें तो दोनों ही दमदार टीम हैं। एक तरफ है स्पेन का डिफेंस, जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल खाया है। वहीं दूसरी तरफ है अर्जेंटीना की टीम, जिसने विश्व कप में अब तक सबसे ज्यादा गोल किए हैं। तो कैसा होगा ये रोचक मुकाबला, देखते हैं ये रिपोर्ट। फीफा विश्व कप के खिताबी मुकाबले में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं और न्यूयॉर्क पूरी तरह विश्व कप के रंगों में रंग चुका है। टाइम स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन और न्यू जर्सी तक हजारों फुटबॉल प्रशंसकों ने पूरे शहर को आसमानी, सफेद और लाल रंगों से सजा दिया है। सड़कों पर गूंजते नारों, हर तरफ आती जाती टीमों की जर्सियों और दुनिया भर से आए समर्थकों के बीच फुटबॉल की सबसे बड़ी रात का रोमांच साफ महसूस किया जा सकता है। मैं बहुत बार टाइम्स स्क्वायर जाता हूँ। टाइम्स स्क्वायर हमेशा अर्जेंटीना के लोगों से भरा होता है। वो लोग झंडे लेकर खड़े होते हैं, बारिश में भी नारे लगाते हैं। असली अर्जेंटीना के फैंस वही हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, जो दिल से अर्जेंटीना के लिए जीते हैं। क्योंकि स्पेन के पास सबसे अच्छी टीम है, उनका खेल साथ में सबसे अच्छा है और मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा अनुभव और ज्यादा संयम है। अफसोस की बात है अर्जेंटीना के लिए, मुझे लगता है कि वे बहुत दबाव में हैं। वे अब थक चुके हैं और वे सिर्फ मेसी पर निर्भर हैं। वो 39 साल के हैं। मुझे लगता है अब उनका जादू खत्म हो गया है। अर्जेंटीना ने एक बार फिर साबित किया है कि वह गत चैंपियन क्यों है। टूर्नामेंट में अब तक टीम ने 19 गोल किए हैं और उसकी अगुवाई लियोनेल मेसी कर रहे हैं, जो संभवतः अपने शानदार करियर का आखिरी विश्व कप फाइनल खेल रहे हैं। वहीं स्पेन ने भी अपने मजबूत डिफेंस से सभी को प्रभावित किया है। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ है। युवा सनसनी लामिन यमाल की अगुवाई में स्पेन 2010 के बाद अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। इतिहास भी दोनों टीमों के बीच बेहद करीबी मुकाबले की ओर इशारा करता है। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले हुए हैं, जिनमें स्पेन और अर्जेंटीना ने 6-6 मैच जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मुकाबले दोस्ताना मैच रहे हैं, जिनमें स्पेन ने 3 और अर्जेंटीना ने 2 मैच जीते हैं। यह मुकाबला मेसी बनाम यमाल का भी होगा। जहां मेसी अर्जेंटीना की आक्रामक ताकत हैं, तो वहीं यमाल स्पेन की डिफेंस की मजबूत दीवार। मुझे लगता है टूर्नामेंट में 2 टीमें हैं जो बहुत अच्छा खेल रही हैं। वो शुरू में कमजोर थी पर अब ऊपर आ गई हैं। सेमीफाइनल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। मैच अच्छा होगा। दोनों का खेलने का स्टाइल अलग अलग है। मुझे लगता है मैच दिलचस्प होगा।
हर गुजरते घंटे के साथ रोमांच और बढ़ता जा रहा है। प्रशंसक तैयार हैं, टीमें तैयार हैं और अब मंच फुटबॉल की एक और आखिरी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक स्टेडियम, 2 महाशक्तियां और एक सुनहरी ट्रॉफी। अब देखना यह होगा क्या स्पेन 16 साल के सूखे को खत्म करता है या फिर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, न्यू जर्सी। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। भारत करता है डिजिटल भुगतान। कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent। यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो आज है फुटबॉल विश्व कप का फाइनल, जिसमें आमने सामने होंगी मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरो चैंपियन स्पेन। और अब सीधे रुक कर लेते हैं न्यू जर्सी का, जहां ये मुकाबला खेला जाना है। न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन। अभिषेक, तो आखिरकार वो रात आ गई है जिसका दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। एक तरफ मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और दूसरी तरफ यूरो चैंपियन स्पेन। पूरे टूर्नामेंट में अगर दोनों ही टीमों का प्रदर्शन देखें, ये कहना तो मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो मुकाबला है वो यादगार होगा। अभिषेक। बिल्कुल सुचित्रा, उम्मीद यही है कि मुकाबला बढ़िया होगा, बढ़िया खेल देखने को मिलेगा। और क्रिकेट पंडित से, माफ़ कीजिएगा, फुटबॉल पंडित से बात हुई, एनालिस्ट से अगर बात हुई तो वो यही कह रहे हैं कि ये अर्जेंटीना का जो अटैक है और स्पेन का डिफेंस है, इनके बीच में मुकाबला है। लियोनेल मेसी और लमीन यमाल के बीच में मुकाबला है। और आप देखिए 19 गोल किए हैं अर्जेंटीना ने पूरे टूर्नामेंट में, 7 गोल खाए हैं उन्होंने।
और स्पेन की बात की जाए तो सिर्फ एक गोल कंसीड किया है उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। तो जितनी तारीफ की जाए स्पेन के डिफेंस की उतनी कम है। आप देखिए 655 पासेस रॉड्री के, ये जब से स्टार्ट हुए हैं 1966 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। तो स्पेन का जो डिफेंस है, स्पेन का जो मिडफील्ड है वो कमाल है। स्पेन का जो भेदना है स्पेन का डिफेंस वो आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अर्जेंटीना का पूरा सफर देखें टूर्नामेंट में तो मोमेंट्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेन का आप देखें कि केप वर्डे का अगर आप मैच वो छोड़ दें शुरू का, उसके बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। पोर्चुगल के साथ हम कह सकते हैं कि उन्होंने लिम्प पास किया और बाकी मुकाबलों में भी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबला जीता, टूर्नामेंट के दावेदार को उन्होंने हराया फ्रांस को, उसके बाद उनके जो हौसले हैं वो वाकई बुलंद हुए होंगे। और जो फाइनल मुकाबले होते हैं ना, वो मेंटल गेम, मेंटल स्ट्रेंथ और बैटल ऑफ नर्व्स के होते हैं। तो जो प्रेशर ज़्यादा बेहतर झेल पाएगा वो फाइनल का मुकाबला जीतेगा। जी बिल्कुल, प्रेशर पर तो नज़र रहेगी। वहीं एम फैक्टर को कैसे देखते हैं अभिषेक? बात की जा रही है लायनल मेसी की, गोल स्कोरर नहीं गोल क्रिएटर बन गए हैं, गोल वो क्रिएट कर रहे हैं। क्या स्पेन अलग प्लान लेकर उतर सकती है मेसी के खिलाफ? क्या मेसी जैसे खिलाड़ी के खिलाफ कोई प्लान बनाना संभव है अभिषेक? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर ले, दिला फुएंटे ने भी यही कहा कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। लमीन यमाल की हम बात कर रहे हैं कि लमीन यमाल और लियोनेल मेसी के बीच में मुकाबला है, लेकिन कंपटीशन आप देखिए, ये बैटल ऑफ टू जनरेशन्स भी हैं। लमीन यमाल के आइडल रहे हैं लियोनेल मेसी, 19 साल के लमीन यमाल, 39 साल के लियोनेल मेसी। पिछले 2 मैचेस से गोल नहीं किए हैं, 8 गोल हैं और एम्बापे के अब 10 गोल हो गए हैं, लेकिन असिस्ट उन्होंने ज़रूर किए हैं। जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि मेसी लेफ़्ट फुटेड है और पिछले मैच में जो सेकंड गोल किया था सेमीफाइनल में, तो उसमें जो मेसी ने असिस्ट किया था वो राइट फुट से किया था, जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये मेसी की खूबी है। और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेसी का रोल सिर्फ असिस्ट तक और गोल तक नहीं है, उनका जो रोल है वो बहुत उससे ऊपर है। टीम को पेप टॉक देना, टीम को एकजुट करके रखना, जब कंधे डाउन हो रहे हो, आपके शोल्डर्स डाउन हो, तो आपको कैसे एनकरेज करना है, फील्ड में कैसे मोटिवेट करना है। मेसी को आप देखिए हमेशा टीम को मोटिवेट करते रहते हैं, तो यही मेसी की सबसे बड़ी खूबी है। और उनके खिलाफ प्लान बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। स्पेन की कोशिश ज़रूर रहेगी, लेकिन सिर्फ मेसी नहीं, आप रोमेरो की बात करें, अल्वारेज की बात करें, एमिलियानो मार्टिनेज जो उनके गोलकीपर हैं, उन्होंने पिछले मैच में 2 सेव किए थे। आप लौटारो मार्टिनेज की बात करें, एक खिलाड़ी नहीं है, बाकी खिलाड़ी भी हैं। और मेसी जो है, उनके जो बाकियों का खेल है वो मेसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो मेसी वाकई अहम खिलाड़ी होने वाले हैं और उनके खिलाफ रणनीति बनाना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर उनके खिलाफ रणनीति बनाई जाती है तो मेसी के पास भी रणनीति होगी उसको तोड़ने की। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना होगा कि आज 39 साल के मेसी की टीम जीतती है या फिर 19 साल के लामिन यमाल की। तो फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी खबरों में इतना ही। वापस चलते हैं निखिल के पास। धन्यवाद सुचित्रा। और 39 साल के मेसी की टीम जीते या 19 साल के यमाल की टीम जीते, लेकिन ये ज़रूर है कि जीत खेल भावना की होगी। और निश्चित तौर पर ये फुटबॉल हमें सिखाता है समर्पण के लिए, संघर्ष के लिए। जब तक आखिरी सीटी न बजे तब तक उम्मीद जिंदा रहती है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ और इसी सार्थकता के साथ न्यूज़ नाइट पे हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले, लाए हैं